पहली बात तो हम लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों को कभी भी किसी भी सिचुएशन में नर्सिंग होम में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन कभी कभी अपने बड़े बुजुर्गों के पास कोई भी इंसान नहीं होता उनकी देखभाल करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में उनकी मजबूरी बन जाती है नर्सिंग होम में शिफ्ट होने की, जहाँ पे उनको एक अच्छी केयर मिल जाती है उनके आखिरी दिनों के लिए। लेकिन फिर भी मैं इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन जैसा हम लोग कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी दो पहलू होते हैं। आप लोगों ने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने बूढ़े माँ बाप को या अपने बूढ़े रिश्तेदारों को वो लोग नर्सिंग होम में डाल देते हैं। वो लोग उनकी देखभाल करने के लायक भी होते हैं, इसके बावजूद भी वो लोग उनको नर्सिंग होम में डाल देते हैं और इसका अंजाम उन लोगों को अपने बुढ़ापे में यानी आगे जाकर भुगतना पड़ता है। अब आज का जो हमारा केस है कुछ इसी तरीके के किस्सों पे बेस्ड है। अब जब भी कोई इंसान अपने माँ बाप को या रिश्तेदारों को नर्सिंग होम में डालता है तो वो सोचता है कि उनको एक अच्छी केयर मिल जाएगी और बदले में उनको अच्छा खासा पैसा उस नर्सिंग होम को देना पड़ेगा। या फिर कोई एक रिच एल्डरली कपल होता है जिनके कोई बच्चे नहीं होते या फिर कोई उनकी देखभाल करने के लिए नहीं होता, इसीलिए वो पैसे देकर नर्सिंग होम में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन नर्सिंग होम में शिफ्ट होने से पहले आप लोगों को किस तरीके की प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए, आज इस केस में आप लोगों को बखूबी पता चल जाएगा। अब जितनी आसानी से मैंने आप लोगों को बताया, ये केस उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये केस है एक सीरियल किलर का। चलिए, अब मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है तो अब मैं जल्दी से आप लोगों की स्क्रीन के पीछे जाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी हमें लेके चलती है विंडसर, कनेक्टिकट में। विंडसर एक छोटा सा टाउन है यूएसए के स्टेट कनेक्टिकट में। प्रेजेंट में इस टाउन की पॉपुलेशन है लगभग 30,000 लोगों की। अब ये टाउन इसलिए इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि जब इंग्लिश लोग यूएसए पे राज किया करते थे तो उनका आना जाना और रहना इस टाउन में बहुत ज़्यादा था। इसीलिए इस टाउन में बहुत अच्छे अच्छे कैसल्स हैं। इन सब चीज़ों की वजह से इस टाउन की हिस्ट्री अच्छी है और बहुत ही अच्छा इनका रॉयल कलेक्शन है। इसीलिए ये टाउन टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब एक इंसान और हैं जिनकी वजह से ये टाउन बहुत ज़्यादा फेमस है और उनका नाम है एमी डुगन आर्चर गिलिगन। जी हाँ, ये एक ही लेडी का नाम है। एमी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर साल 1873 मिल्टन, कनेक्टिकट में। इनके पिता का नाम था जेम्स डुगन और उनकी माता का नाम था मेरी कैनेडी और इन दोनों के पूरे 10 बच्चे थे और 8वें नंबर पे हमारी एमी थी। एमी ने अपनी स्कूलिंग मिल्टन स्कूल और बाद में न्यू ब्रिटेन नॉर्मल स्कूल से करी थी साल 1890 में। एमी का एक भाई था जिसका नाम जॉन था और उसकी वजह से इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे क्योंकि ये इंसान यानी जॉन मेंटली इल रहा करते थे और इसके साथ साथ वो साल 1902 में जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वो पूरे तरीके से पागल हो चुके थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एमी की एक सिस्टर थी जिनका सेम हाल हुआ था साल 1930 में। अब साल 1897 में एमी ने शादी कर ली जेम्स आर्चर नाम के आदमी से और उन दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम था मेरी जे आर्चर, जो कि दिसंबर साल 1897 में पैदा हुई थी। अब एक बूढ़े आदमी थे जिनका नाम जॉन सेमर था और एमी और जेम्स उनके केयर टेकर बन जाते हैं। मतलब उन दोनों को जॉब मिल जाती है एज ए केयर टेकर और ये बात है साल 1901 की। अब जॉन सेमर ऑब्वियसली थोड़े से पैसे वाले आदमी थे, इसीलिए न्यूटिंगन, कनेक्टिकट यानी न्यूटिंगन भी एक टाउन ही है कनेक्टिकट का, वहाँ पे जॉन सेमर का एक और घर था। इसीलिए एमी, जेम्स और उनकी बेटी मैरी के साथ ये चारों लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन साल 1904 में जॉन सेमर की डेथ हो जाती है। अब जॉन के मरने के बाद उनके बच्चों ने डिसाइड किया कि वो उस घर को बोर्डिंग हाउस में बदल देंगे, मतलब बूढ़े लोगों का आश्रम, और वहाँ के केयर टेकर एमी और जेम्स ही होंगे। एमी और जेम्स बूढ़े लोगों से थोड़ी बहुत फीस ले लेंगे और सेमर फैमिली एमी और जेम्स से उस जगह का रेंट लेगी। अब सबके लिए ये एक मुनाफे का सौदा था। अब उस आश्रम का नाम इन लोगों ने रखा हुआ था सिस्टर एमीज नर्सिंग होम फॉर द एल्डरली। अब साल 1907 में सेमर फैमिली उस घर को बेच देती है। इसके बाद एमी और जेम्स अपनी सारी सेविंग्स लेकर आ जाते हैं विंडसर, कनेक्टिकट में और यहाँ पे अपनी सेविंग से वो लोग एक घर खरीद लेते हैं और इसको भी बूढ़ों का आश्रम बना देते हैं क्योंकि इनका खाना खर्चा उसी से चलता था। अब उन्होंने अपने बिजनेस का नाम रखा था आर्चर होम फॉर द एल्डरली एंड इन्फर्म। अब वैसे तो आर्चर फैमिली अपने जो बूढ़े लोग हैं
उनकी केयर बहुत अच्छे तरीके से किया करती थी, लेकिन एक फैमिली ने इनके ऊपर साल 1909 में केस कर दिया कि ये हमारी फैमिली के एल्डर की अच्छी केयर नहीं कर रहे हैं, जिसके सेटलमेंट ने जेम्स और एमी को पूरे $5,000 उस फैमिली को देने पड़े। यानी आज से कंपेयर करें तो लगभग $1,10,000 के करीब ये रकम होती है। लेकिन जो भी हो, जेम्स और एमी के बोर्डिंग हाउस में हमेशा एल्डरली लोग रहा करते थे, मतलब उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा चला करता था। लेकिन साल 1910 में एमी के हस्बैंड जेम्स आर्चर उनकी डेथ हो जाती है। अब इस डेथ का रीज़न था ब्राइट नाम की डिजीज़, जिसमें किडनी पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। जेम्स के जाने के बाद एमी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, क्योंकि उनकी बेटी अब 12 साल की हो चुकी थी। उनकी बेटी मैरी को म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए जेम्स और मैरी उसको एक अच्छे स्कूल में भेजते थे, यानी एक प्राइवेट स्कूल में, जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब जेम्स मर चुके थे, इसके साथ साथ अकेले एमी को बोर्डिंग हाउस भी चलाना था, टैक्सेस भी भरने थे और अपनी 12 साल की बेटी को एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी ज़िंदगी देनी थी। इसकी वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड के मरने के कुछ हफ्तों बाद उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसे निकाल लिए, जिसकी वजह से उनको बहुत ही अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है। एमी 3 सालों तक, यानी साल 1913 तक उस बोर्डिंग हाउस को अकेले ही चला रही थी। फिर उनकी मुलाकात हुई माइकल गिलिगन नाम के आदमी से, जिनकी भी बीवी की डेथ हो चुकी थी और उनके 4 बेटे थे। लेकिन माइकल बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे और वो एमी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे। इसीलिए एमी और माइकल साल 1913 में ही शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही 20 जनवरी साल 1914 को माइकल की डेथ हो जाती है। आसान भाषा में बताऊं तो उनकी मौत का कारण इंडाइजेशन लिखा हुआ था। अब क्योंकि माइकल बहुत ज़्यादा रईस थे और मरने से पहले वो अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत ही अच्छा खासा हिस्सा एमी के नाम कर गए, जिसकी वजह से एक बार फिर से एमी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई। अब अगर एमी के नर्सिंग होम की बात की जाए तो वो बहुत अच्छी खासी केयर किया करती थी। अब उनके यहाँ लगातार अच्छे खासे, मतलब भारी मात्रा में लोग उनके नर्सिंग होम में रहा करते थे, जिसकी वो अच्छी खासी फीस भी चार्ज किया करती थी। उनका ये कहना था कि जो भी यहाँ रहेगा उसको बेस्ट सर्विस मिलेगी। एमी ने अपने नर्सिंग होम के एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताई थी कि जो भी लोग अपने बूढ़े माता पिता को अपने नर्सिंग होम में ले आया करते थे और अपफ्रंट ही एक अच्छी खासी फीस दे देते थे, इसका ये मतलब था कि चाहे वो उनके माता पिता हो या कोई भी हो, उनका जो भी रिलेशन हो, वो बूढ़ा आदमी या वो बूढ़ी औरत, उसकी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तभी वो इतने ज़्यादा पैसे शुरुआत में देते हैं ताकि मैं उनको एक अच्छी खासी केयर दे पाऊँ। जो लोग थोड़े थोड़े पैसे अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने माँ बाप के लिए, मतलब बूढ़े माँ बाप के लिए देते हैं, वो मतलब उनके माँ बाप थोड़े ठीक ठाक कंडीशन में हैं, मतलब अभी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पूरे टाउन में एमी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और लोग उनके बारे में सिर्फ अच्छा ही बोला करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थी और वो बहुत ज़्यादा हम्बल भी थी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसा सिर्फ वहाँ के लोगों का, यानी आसपास के लोगों का मानना था। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी रिलेटिव या बच्चा या कोई भी हो, अगर वो अपने पेरेंट्स को या बूढ़े रिलेटिव को किसी नर्सिंग होम में डाल रहा होगा तो इसका साफ मतलब है कि वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। ऐसा एमी ने बताया था, जिसको हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। भला अगर वो लोग उन सब लोगों के क्लोज होते तो नर्सिंग होम में क्यों भेजते। लेकिन एक आदमी यहाँ पे थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन एंड्रयू, जिनके साथ ऐसा नहीं था। वो भले ही नर्सिंग होम में रहा करते थे, वो अपनी फैमिली से फ्रीक्वेंटली बातें किया करते थे और अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अब मुझे नहीं पता कि वो नर्सिंग होम में आखिर क्यों ही आके रह रहे थे। अब ये आदमी अच्छे खासे फिट भी थे, इसीलिए एमी थोड़े बहुत घर के काम इनसे करवाया करती थी, जैसे कि बर्तन साफ करवाना। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, फ्रैंकलिन अपने परिवार वालों के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उन्होंने अपने परिवार वालों को एक चीज़ बताई कि इस नर्सिंग होम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली लोगों की डेथ हो रही थी। अब अगर मैं आपको बताऊं, साल 1907 से लेके 1917 के बीच में लगभग 60 लोग यहाँ पे मरे थे, लेकिन 1907 से लेके 1910 तक सिर्फ 12 लोग मरे थे। अब देखिए, नर्सिंग होम में लोगों की डेथ हो जाना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे बीमार ही तो रहते थे। लेकिन कंसर्निंग बात ये थी कि साल 1911 से लेके 1916 तक यहाँ पे पूरे 48 लोग मरे थे, और ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। वापस अगर हम लोग फ्रैंकलिन एंड्रयू पे आए तो दिन था 29 मई और साल था 1914 का। एंड्रयू नर्सिंग रूम के बाहर गार्डनिंग कर रहे थे और अचानक से वो गिर जाते हैं
और एक ही दिन बाद उनको डेड करार दिया जाता है, यानी मरा हुआ करार दिया जाता है। और उनकी मौत का कारण बताया गया गैस्ट्रिक यूल्सर को। ये एक तरह की डिजीज है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। एंड्रयू को डेथ के बाद जब इनकी बहन, जिनका नाम नीली पियर्स था, वो उनका सामान वगैरह लेने उस नर्सिंग होम में जाती हैं और वहाँ पे उनको ये चीज़ पता चलती है कि एमी आर्चर गिल्गिन एंड्रयू को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी और पैसे देने के लिए। और यहाँ पे उनको ये भी पता चलता है कि सिर्फ वही लोग एमी के नर्सिंग होम में मारे जाते थे जो कि बहुत ज़्यादा पैसा एमी को नहीं दे पाते थे। और ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात थी। अब नीली पियर्स अपनी इस स्टोरी को लेकर वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास जाती हैं, लेकिन वो नेली की इस बात को इग्नोर कर देती हैं। इसके बाद नेली एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर हार्टफोर्ड कॉरेंट के पास जाती हैं। वहाँ का एक एडिटर जिनका नाम कार्लिन गॉसले था, उन्होंने भी ये नोटिस किया था कि उस टाउन के पूरे इलाके और लोगों की अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हैं और ये डेथ्स बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली हो रही हैं। डेथ का एक बहुत बड़ा सोर्स था एमी का नर्सिंग होम और एक बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल पॉइंट था कि लोकल स्टोर से जो भी लोग पॉइजन्स खरीद रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर किसी ने पॉइजन खरीदा है तो वो एमी आर्चर ही थी। शायद यहाँ पे इसको पॉइजन डायरेक्टली कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि वो भले इंसानों को भी मार देता था लेकिन होता वो रैट पॉइजन था। अब रैट पॉइजन जो भी इंसान उस टाइम वहाँ पे लेता था सबको लोकल स्टोर पे सिग्नेचर करने होते थे और सभी स्टोर्स पे जिसने भी सबसे ज़्यादा सिग्नेचर किए हैं वो थी एमी आर्चर। अब कैरलिन गॉसले अपनी रिपोर्ट लेके अपने सीनियर एडिटर के पास गई जिनका नाम था क्लिफोर्ड शर्मन, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन बिठाई कई रिपोर्टर्स के साथ। अब उनका काम ये था कि जितने भी दूसरे और नर्सिंग होम हैं उनकी डेथ्स को और एमी आर्चर के नर्सिंग होम की डेथ्स को कंपेयर किया जाए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साल 1907 से लेके 1916 तक लगभग 60 लोग एमी के नर्सिंग होम से मर चुके हैं। हार्टफोर्ड में एक और नर्सिंग होम है जिसका नाम था जेफरसन नर्सिंग होम। वहाँ पे भी लगभग 60 लोग इस दौरान मरे थे, लेकिन हार्टफोर्ड और विंडसर की पॉपुलेशन को अगर कंपेयर किया जाए तो हार्टफोर्ड की पॉपुलेशन विंडसर से 7 गुना ज्यादा थी। एमी आर्चर के नर्सिंग होम में जितने भी लोग मर रहे थे उसमें से ज्यादा मात्रा में लोग पेट की दिक्कत की वजह से मर रहे थे। मतलब पहले उन्हें पेट में दिक्कत होती थी, किसी तरीके की इनडाइजेशन होती थी और अगले ही दिन वो लोग मर जाया करते थे। एमी आर्चर के जो दूसरे हस्बैंड थे जिनका नाम माइकल गिलिगन था, उनकी डेथ से 1-2 दिन पहले आसपास के स्टोर्स वालों ने यह बताया कि एमी ने 10 आर्सेनिक लिए थे। देखिए, आर्सेनिक एक जहर है जो कि नॉर्मली लोग चूहों को मारने के लिए लिया करते थे, लेकिन 10 आर्सेनिक का मतलब है कि ये जहर 100 से ज्यादा लोगों को मार सकता था। आखिरकार देर ही सही लेकिन पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया और उन्होंने शुरुआत में ये किया कि जितने भी लोग एमी आर्चर के नर्सिंग होम से मरे गए थे उन सभी लोगों की लाश को पहले जमीन से निकाला गया और फिर उनका ऑटोप्सी किया गया। उसमें से एक लाश थी फ्रैंकलिन एंड्रयू की। उनके पेट में से इतना आर्सेनिक मिला था जितना कि 12 लोगों को एक साथ मारने का दम रखता था। और भी बहुत सारे लोगों की जिनकी लाशें निकाली गई, सबके पेट में से आर्सेनिक जहर ही मिला था। इस वजह से पुलिस ने तुरंत ही एमी आर्चर को अरेस्ट कर लिया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उसके जवाब में एमी आर्चर ने यह जवाब दिया कि मैंने अपने नर्सिंग होम में आने के लिए किसी को भी नहीं बोला था, नहीं इनवाइट किया था। लोग अपनी मर्जी से आते थे और अपनी मर्जी से ही जाते थे। मेरा काम सिर्फ ये था कि मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूं। अब उस देखभाल में कुछ लोग जल्दी मर जाते थे तो कुछ लोग बाद में। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, ऐसा उनका कहना था। 21 जून साल 1917 को एमी आर्चर का ट्रायल शुरू किया गया। ट्रायल में जब ये चीज़ डिसाइड की गई कि कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट एमी को करने होंगे उनके नर्सिंग होम में रहने वाले लोगों के फैमिली मेंबर्स को। इस पर एमी सिंपल से जवाब देती हैं कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। आखिर क्यों लोग उनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें उनसे फोर्सफुली करवाई जा रही हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज़ सामने आती है और ये एक इंसिडेंट था साल 1914 का। लॉरेन और अलीज गुडी, जिनकी एज थी 71 और 69, ये कपल मतलब एमी से पूछताछ कर रहे थे कि क्या उनके नर्सिंग होम में जगह है उन दोनों को रखने के लिए। तो उस टाइम एमी का नर्सिंग होम पूरे तरीके से फिल्ड अप था, लेकिन इसमें एमी ये जवाब देती है कि शायद कुछ ही दिनों में फ्रैंकलिन एंड्रयू मर जाएंगे और उन दोनों के लिए जगह बन जाएगी। और एंड्रयू
30 मई साल 1914 को मर जाते हैं और अगले ही दिन गाउडी कपल यानी वो कपल एंड्रयू के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं यानी 31 ऑफ मई साल 1914 को। नर्सिंग होम में घुसते ही उस कपल ने एमी आर्चर को पूरे $1000 दिए थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एमी आर्चर बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन होता यूं है कि ठीक ठाक हेल्थ वाले अलाइस गुडी की डेथ हो जाती है 4 दिसंबर साल 1914 को। जब पुलिस वालों ने प्रेजेंट में उनका एग्जामिनेशन किया तो उनके पेट में से भी आर्सेनिक ही मिला था। अब एमी आर्चर पे 5 लोगों की मौत का इल्ज़ाम लगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ 5, और वो 5 लोग थे फ्रैंकलिन एंड्रयू, अलाइस गुडी, एमी के सेकंड हस्बैंड माइकल गिलिगन, एक और आदमी जिनका नाम था चार्ल्स स्मिथ, जिनकी मौत 9 अप्रैल साल 1914 में हुई थी, और लास्ट में हॉवर्ड लिंच, जिनकी डेथ हुई थी 2 फरवरी साल 1916 में। 13 जुलाई साल 1917 को एमी आर्चर का ट्रायल शुरू किया गया और कुछ ही देर में उनको गिल्टी मान लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। इस पर एमी आर्चर ने यह किया कि उन्होंने अपील कर दी गवर्नर ऑफ कनेक्टिकट से। उस टाइम कनेक्टिकट स्टेट के गवर्नर थे मार्कस हालकॉम, जिन्होंने एक बार फिर से एमी का ट्रायल करवाने का ऑर्डर दे दिया। अब जाहिर सी बात है कि दूसरा ट्रायल करवाने का मतलब है कि कैसे न कैसे करके एमी को मौत की सजा से बचा लिया जाएगा। इसीलिए दूसरे ट्रायल में उनके डिफेंस लॉयर को थोड़ा स्ट्रांग रखा गया। इस बार उन्होंने कोर्ट के सामने ये बताया कि एमी मॉर्फिन के इंजेक्शन यूज़ किया करती थी, इसीलिए उनके बिहेवियर में चेंज आते थे, और इसी वजह से फ्रैंकलिन एंड्रयू के मर्डर का जिम्मेदार एमी आर्चर को नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपने परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी। अब ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एमी को बचाने के लिए की जा रही थी। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि एमी को इस बार मौत की सज़ा से हटाकर, यानी कि फांसी की सज़ा को हटाकर, पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा दे दी गई। अब 5 साल जेल में बिताने के बाद एमी को पागल करार कर दिया गया, यानी उनकी दिमागी हालत बुरे तरीके से खराब हो गई थी। और ये बात थी जुलाई 17 साल 1924 की, और तब उन्हें कनेक्टिकट के वैली हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ एमी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 38 ईयर्स वहीं पे बिताए, और साल 1962 में 94 की एज में उनकी डेथ हो गई। एक बार फिर से बोलता हूँ, 94 की एज में। अब एमी आर्चर के प्ले से इंस्पायर होके एक डायरेक्टर ने इस स्टोरी पे एक प्ले बनाया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हिट हुआ। आगे चल के हॉलीवुड वालों ने साल 1944 में इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम रखा आर्सेनिक एंड ओल्ड लेस, जिसमें एक्ट किया था हॉलीवुड के बहुत ही बड़े एक्टर्स में से एक सर कैरी ग्रांट ने, और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म अच्छी खासी चल भी जाती है। अब सिर्फ इस वजह से कि एमी आर्चर गिलिगन एक महिला है, उनकी डेथ एग्जीक्यूशन को नहीं रोकना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन रुकिए, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। मेरा आप सबसे एक बड़ा जनरल सवाल है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि एमी आर्चर गिलिगन 94 ईयर्स की एज में मरी। अब हम लोग ये बोलते हैं कि जो इंसान गलत हरकत करता है या गलत काम करता है, उसका हर्जाना उसको उसी ज़िंदगी में भरना होता है। अब इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद, इतनी सारी गलत हरकत करने के बावजूद भी एमी आर्चर गिलिगन 94 ईयर्स की एज में मरी। मतलब उन्होंने अपनी एक अच्छी खासी लंबी ज़िंदगी बिता ली, उसके बाद वो मरी। तो क्या आप लोग भी अभी भी ऐसा बिलीव करते हैं कि बुरे लोगों के साथ बुरा होता है और अच्छे लोगों के साथ अच्छा? प्लीज़ मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हम लोगों की दोबारा अच्छे तरीके से मुलाकात नहीं होती, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज़ करना है।